हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित अरमान। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट एग्जाम के बारे में। हमारे देश में अगर आपको डॉक्टर बनना है तो सिंगल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है नीट एग्जाम। ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली क्लास 10 से क्लास 11th में जाने वाले बच्चों के लिए बना रहा हूं, क्योंकि क्या होता है ना, हमारे देश में जो बच्चा साइंस लेता है 10th के बाद, उसके सामने दो बहुत फेमस प्रोफेशन डाल दिए जाते हैं कि बेटा या तो तू इंजीनियर बन जा या तू डॉक्टर बन जा। अब होता क्या है ना, बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे भेड़ चाल में इन दोनों प्रोफेशन की तैयारी में लग जाते हैं। भेड़ चाल में कि यार मामा ने डॉक्टर की तैयारी करी थी या मौसी ने डॉक्टर की तैयारी थी, बेटा तेरा चाचा डॉक्टर की तैयारी कर रहा था, बेटा तेरा दोस्त डॉक्टर की तैयारी कर रहा है तो तू भी साथ में लग जा। ये बहुत बड़ी गलती है। 10वीं के बाद अगर आप किसी एक स्ट्रीम को चूज कर रहे हो, किसी एक प्रोफेशन में जाने की सोच रहे हो, तो आपको उस प्रोफेशन की इन डेप्थ, उस एग्जाम की इन डेप्थ नॉलेज आज होनी चाहिए। मैं वही कोशिश करूंगा कि जितने भी बच्चे क्लास 10th के बाद डॉक्टर बनने की सोच रहे हैं कि भैया मैं तो साइंस लेकर ना डॉक्टर बनना चाहता हूं, भैया मैं तो साइंस लेने के बाद नीट एग्जाम देके डॉक्टर बनना चाहती हूं, उन बच्चों को उस नीट एग्जाम के बारे में बेसिक बेसिक सारी नॉलेज मैं आपको आज दे दूं। बाकी चीजें तो विद टाइम मैं आपको मिशन जीत में देता ही रहूंगा। विद टाइम मिशन जीत में हम 2 साल साथ में रहेंगे, हर एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं बिल्कुल दूंगा। अभी मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक आपको समझा देता हूं, जिससे कि आप अपना डिसीजन ले पाओ कि हाँ भैया मेरे को जाना भी चाहिए मेडिकल में या फिर पीसीबी में, या नहीं जाना चाहिए। वो डिसीजन आप इस वीडियो के बाद ले पाओगे। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इन डेप्थ वीडियो होने वाली है ना। मेरी जितना एक्सपीरियंस है जेईई और नीट का, मैं सारा यहां पे मिशन जीत में देने के लिए रेडी हूं। बस आपका फोकस चाहिए होगा। अगर आप नहीं हो सीरियस, कोई बात नहीं, वीडियो छोड़ के आप जा सकते हो, आप कोई और चीज देख सकते हो। अगर सीरियस हो तो ये 15-20-25 मिनट जितने की ये वीडियो बनेगी, इसको ध्यान से सुन लेना। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप सभी के दिमाग में कि भैया क्या होता है आखिरकार ये नीट एग्जाम। मैक्सिमम बच्चों को नीट की तो फुल फॉर्म ही नहीं पता होगी। कोई बात नहीं, कोई इतनी गलत गलत कुछ नहीं है, सब चीज पता चल जाएगी, विद टाइम पता चल जाएगी। मैं खड़ा हूं तेरे साथ, शोभित निर्वाण तेरे साथ खड़ा है, ठीक है। व्हाट इज नीट एग्जाम भैया? सिलेबस क्या होता है नीट एग्जाम का? पेपर का पैटर्न क्या होता है भैया? कौन कौन से सब्जेक्ट हमें चूज करने पड़ेंगे भैया? रैंक कैसे होती है? मैंने सुना है भैया रैंक के बेसिस पे कॉलेज मिलता है, तो भैया क्या रैंक होती हैं, क्या कॉलेजेस मिलते हैं उनके बेसिस पे? मेडिकल कॉलेजेस, कुछ भैया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है, वो भी मैंने सुना है। ये सारे डाउट मैं क्लियर करूंगा। अच्छा भैया मैं क्लास 10th का हूं, मैं क्लास 10th की हूं, 10th के बाद नीट एग्जाम की तैयारी कैसे होगी, वो रोड मैप भी थोड़ा सा बता देना भैया। ये सारी चीजें बताने के लिए आज इस वीडियो में मैं तुम्हारे सामने आ गया हूं। सबसे पहली चीज समझते हैं, बिल्कुल बेसिक सी तुम्हारे सामने मैं जर्नी रखता हूं, ठीक है। नीट एग्जाम होता क्या है? सबसे पहली चीज तो नीट एग्जाम, NEET, नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। कुछ सालों पहले तक बहुत अलग अलग एग्जाम होते थे कि भाई क्या कहते हैं, जिपमर ने अपना अलग एग्जाम ले लिया, एम्स अपना अलग एग्जाम ले रहा है, AIPMT नाम से भी एग्जाम होता था। अब क्या करा सरकार ने, कहा कि भाई सिर्फ एक एग्जाम, नीट एग्जाम से सारे मेडिकल कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल जाएगा। मैक्सिमम सारे मेडिकल कॉलेजेस में आपको नीट एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिल जाएगा। तो आप क्या करते हो? नीट का एग्जाम देते हो, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैं बिल्कुल लेमैन भाषा में समझा रहा हूं, बाकी मैं इन डेप्थ आपको पूरी वीडियो के दौरान बताता रहूंगा। बिल्कुल लेमैन भाषा में समझा रहा हूं कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है। तो आपने क्या करा? आपने नीट का एग्जाम दिया। आपने जब नीट का एग्जाम दिया, जैसे मान लो आप, एलिजिबिलिटी होती है, एलिजिबिलिटी अपर लिमिट कुछ नहीं है, आगे आप कितने सालों तक दे सकते हो नीट का एग्जाम। लोअर लिमिट है कि हाँ भाई 17 साल का अगर बच्चा है तो 17 साल के ऊपर वाले बच्चे, या 17 से साल के ऊपर के वाले बच्चे नीट एग्जाम दे सकते हैं। तो आपने नीट का एग्जाम दिया। नीट का एग्जाम देने के बाद 720 नंबर का एग्जाम होता है, तो 720 नंबर में से आपका कुछ स्कोर आया, 720 में से आपका कुछ स्कोर आया। उस स्कोर के बेसिस पे रैंक निकलती है। उस स्कोर के बेसिस पे, इस स्कोर के बेसिस पे, इस स्कोर के बेसिस पे आपकी रैंक निकलती है। भाई जिसने सबसे ज्यादा स्कोर करा उसकी रैंक 1, AIR 1 आ गई। उससे कम वाले का रैंक 2। बहुत लेमैन भाषा में समझा रहा हूं, ध्यान से सुनते रहना, इन डेप्थ सब समझ में आएगा। उससे कम वाले की रैंक 3, रैंक 4 एंड सो ऑन अप टू, जितने बच्चे अपीयर करते हैं उतनी रैंक बन जाती है। जैसे 2025 में लास्ट ईयर करीब 22 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया था, 22 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया था। तो ऐसे ही 1 से लेके 22 लाख तक रैंक बन जाती है, ठीक है। जितने नंबर जिस बच्चे के आएंगे उस हिसाब से उसकी रैंक बन जाएगी, ठीक है। अब क्या होता है, इन 22 लाख में से
करीब करीब 12 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम क्वालिफाई करा था। ध्यान से सुनना, क्वालिफाई करने का मतलब नहीं है कि आपको कॉलेज मिल रहा है, ध्यान से सुनते रहना। 12 लाख बच्चे नीट एग्जाम में क्वालिफाई कर गए थे। ठीक है, हमारे देश में एमबीबीएस की जो सीट है इस समय वो करीब 1.5 लाख है, रफली एक 30 से 1.5 लाख के अराउंड एमबीबीएस की सीट्स है। कितनी, मान लो अप्रोक्सीमेटली 1.4 लाख बोल ले, एमबीबीएस की सीट है। ठीक है, एमबीबीएस की सीट है 1.4 लाख टोटल बता रहा हूं मैं। ठीक है, इनमें से भी सिर्फ और सिर्फ 50 से 60 हजार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट है एमबीबीएस की। तो 22 लाख बच्चे बैठे, उन 22 में से 12 लाख तो क्वालिफाई करें हैं, क्या नीट का एग्जाम क्वालिफाई करें हैं। उनमें से 1.5 लाख के अराउंड बच्चों को एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाता है। इस एमबीबीएस में तो प्राइवेट में मिक्स्ड है, खाली सरकारी अगर जाना है आपको तो आपको टॉप के 50 से 60 हजार बच्चों में आना पड़ेगा। टॉप के 50 से 60 हजार बच्चों में आना पड़ेगा अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बारे में सोच रहे हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बारे में सोच रहे हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मतलब भैया, जैसे सबसे बड़ा नाम आपने एम्स सुना होगा, तो वो बिल्कुल ऊपर वाले बच्चों को एम्स मिल जाता है। फिर उसके बाद आपने और बहुत सारे, जैसे दिल्ली में सफदरजंग है, मौलाना आज़ाद है। मेरा एक हॉस्टल का एक हमारे दोस्त है, वो मौलाना आज़ाद में इस समय जो नीट की तैयारी कर रहे थे। तो एक दोस्त है हमारा जो इस समय एम्स पटना में है। तो 12 लाख बच्चे तो क्वालिफाई करे, उनमें से भी गवर्नमेंट मेडिकल सीट सिर्फ 50-60 हजार है ना। टोटल मेडिकल एमबीबीएस सीट जो है वो 1.4 लाख के अराउंड है। तो भैया ये जो बच गए बच्चे, ये क्यों क्वालिफाई कर देते हैं? क्वालिफाई करने का रीजन ये रहता है कि अगर कोई बच्चा नीट क्वालिफाइड है तो वो फिर आगे एमबीबीएस के अलावा आपके जो डेंटल होता है, डेंटल कोर्स में एडमिशन ले सकता है। होम्योपैथी में भी है ना, बीडीएस हो गया, और इसके बाद आपका आयुर्वेदा हो गया। इस तरह के अलग अलग जो तुम्हारे कोर्सेज होते हैं उनमें भी एडमिशन ले सकते हैं, इसलिए वो क्वालिफाई का टैग देते हैं। काफ़ी कॉलेजेस हैं, जैसे कोई बच्चा कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में लेना चाहता है तो वहाँ पे वो कहते हैं कि भाई अगर आप क्वालिफाइड हो ना, रैंक आपके मान लो नीचे है पर आप क्वालिफाइड हो तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, है ना। कुछ बच्चे फॉरेन में जाके, तो वहाँ की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि नीट के क्वालिफिकेशन, नीट के स्कोर को भी मान लेती हैं। आपको क्या टारगेट करना है, ये सारा क्या है ना, बहुत बड़ा जंजाल है, अभी दिमाग खराब होगा तुम्हारा। तुम्हारा क्या टारगेट होना चाहिए? तुम्हारा तो टारगेट है भैया पापा मम्मी के पैसे ज्यादा नहीं खर्च करवाने। हमारा तो टारगेट है भैया इन 50-60 हजार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वाली सीट में आना है। इन 50-60 हजार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वाली सीट में आना है, हमारा तो ये टारगेट होना चाहिए। कैपेबिलिटी पे कभी अपने आप को जज मत करना, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। तुम्हारे चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, दुनिया भर के दोस्त तुम्हारी कैपेबिलिटी पे तुम्हारे बहुत जज करेंगे। तुम्हें अपने आप पे जज नहीं करना है। अगर ठान लिया, पहली बात तो ये वीडियो देख के समझियो कि हाँ मेरे लिए है या नहीं है, और अगर तूने ठान लिया कि हाँ भैया मेरे लिए है, तू कर सकता है, तू कर सकती है, तू आ सकता है इस 50-60 हजार सीट के अंदर। ये 22 लाख जो होती है ना, बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है। ये इनमें से सीरियस तो 4-5 लाख ही बच्चे होते हैं, बाकी तो ये है कि चलो पापा ने बोल दिया जाके दे दिया एग्जाम, मम्मी ने बोल दिया जाके दे दिया। अगर तुम एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो 5-6 लाख बच्चे ही हैं जिनके साथ तुम्हारा कंपटीशन होगा। उनमें से भी और सीरियस जो है वो 3-4 लाख बच्चे ही, 2-3 लाख बच्चे ही हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर ठान ली है, कर सकते हो। हमें टारगेट करना है कि हमें तो भैया इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आना है, क्योंकि यार प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस ही 1 करोड़ से ऊपर जाती है। तो हमें तो भैया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जाना है, ये टारगेट हमारा होना चाहिए। ये मैंने तुम्हें बेसिक सा एक रोड मैप बताया कि नीट एग्जाम के बाद मार्क्स आते हैं, मार्क्स के बाद रैंक आती है, रैंक के हिसाब से आपके कॉलेजेस मिलते हैं। अब आ जाते हैं आज के दिन पे। अरे अभी तो 10th में हो ना, अभी तो 10th में हो ना, तो भैया 10th के बाद क्या सीन रहेगा, 10th के बाद क्या रोड मैप रहेगा, उसकी बात करते हैं। नीट एग्जाम तो चलो जब 11वीं 12वीं हो जाएगी उसके बाद देना है, अभी 10th के बाद क्या करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देख लो, ध्यान से सुन लो। अगर आपने क्लास 10th अभी पास कर ली, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कर लोगे, क्यों नहीं करोगे। 10th पास करने के बाद अगर आपको डॉक्टर बनना है,
और डॉक्टर बनने के लिए अगर आपको नीट का एग्जाम देना है तो आपके सामने सबसे पहला जो स्टेप आएगा, जो बिल्कुल फर्स्ट स्टेप होगा आपके सामने, वो होगा स्ट्रीम सिलेक्शन। वो होगा स्ट्रीम सिलेक्शन। आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा कि भैया बताओ 11वीं 12वीं कौन सी स्ट्रीम में पढ़ना चाहते हो। तो अगर आप नीट का एग्जाम देना चाहते हो तो 11वीं 12वीं में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं? आपको फिजिक्स लेना है, आपको केमिस्ट्री लेना है, बायोलॉजी लेना है, एक आपकी इंग्लिश हो गई, और एक और फिफ्थ सब्जेक्ट हो सकता है मैथ्स। मत ले लेना गलती से भी। मैं आपको ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो ये सोचते हैं भैया मैं तो क्या करूंगा, PCMB ले लूंगा। ध्यान से सुन लो, 10th और 11th को कंपेयर मत करना कि भैया जैसे 10th निकाल देती वैसे ही 11th निकाल दूंगा, वैसे ही 11th निकाल दूंगी। नहीं, मैथ्स अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बायो अपने आप में एक बहुत विशाल सब्जेक्ट है। दो नाव पे पैर रखोगे तो गिरोगे। ये मेरे को एज अ बड़ा भाई, मैं तुम्हें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। अगर शोभित भैया पे ट्रस्ट करते हो, अगर शोभित भैया पे विश्वास करते हो, थोड़ा सा भी मेरे को बड़ा भाई की तरह मानते हो, गलती से भी PCMB में मत भाग जाना। एक तरफ जाओ, या तो PCM में जाओ या PCB में जाओ, एक तरफ जाना है। दो नाव पे पैर नहीं रखने हैं। बहुत बड़ी बड़ी नाव है दोनों, गिर जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। जो ये सोचते हैं ना, मैं फिर बोल रहा हूं, मतलब ऐसा एक्सपेक्ट क्या कहते हैं उसे, एक्सेप्शन होंगे 1-2% बच्चे कुछ कि दोनों कर लेंगे। मैक्सिमम केसेस में बहुत परेशान होते हैं बच्चे, बहुत होते हैं। मैं तुम्हें आज गारंटेड दे रहा हूं, जो ये बच्चे हैं ना होशियार वाले, जो PCMB में जाएंगे, 2-3 महीने बाद तुम देखोगे खुद परेशान होते हैं, यार भैया प्लीज मेरी स्ट्रीम चेंज कर दो, मैम प्लीज मेरी, सर प्लीज मेरा स्ट्रीम चेंज कर दो। देखोगे तुम, अभी लिख के ले लो, एक तरफ जाना। शोभित भैया की ये बात बिल्कुल लकीर में मान लो, ठीक है। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, बस समझ लो। 3-4 महीने बाद जब तुम 11वीं में जाओगे, मिड 11वीं में देखोगे बच्चे परेशान हो रहे हैं, तुम मेरे को आके थैंक यू कहोगे कि भैया थैंक यू, बचा लिया। मैं तो पता नहीं क्या सोच रहा था, मैं तो पता नहीं क्या सोच रही थी कि दोनों लेके ना JEE भी दे दूंगी, नीट भी दे दूंगा। एक पे जाना है, एक पे जाना है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, एक और फिफ्थ सब्जेक्ट, जैसे कुछ बच्चे कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं, है ना, कुछ बच्चे कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं, कुछ बच्चे फिजिकल एजुकेशन ले लेते हैं, PED ले लेते हैं। मैंने फिजिकल एजुकेशन ली थी, ठीक, तो इजी रहती है थोड़ी सी। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं आपके जो कि आपको मैंडेटरी लेने पड़ रहेंगे, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो आपकी सबसे मैंडेटरी सब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा तुम्हें ग्लिम्प्स देता हूं, थोड़ा सा मैं तुम्हें ग्लिम्प्स देता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 9th-10th में जो तुमने फिजिक्स पढ़ी थी उससे बहुत बड़ी फिजिक्स होने वाली है, बहुत बड़ी फिजिक्स होने वाली है। आप पढ़ोगे क्या स्पीड से गाड़ियां भागती हैं, है ना, किस एंगल पे रेन आती है ना, और एक बॉडी है जो ऊपर से रोल करती हुई आ रही है, एक डिस्क है जो ऊपर से रोल करती हुई आ रही है, उसकी स्पीड निकालो, उसका एंगल निकालो, बहुत सारी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होने वाली है उसमें। अब बच्चे का यही क्वेश्चन आता है कि भैया आप बोल तो रहे हो, आप बोल तो रहे हो कि मैथ्स मत लेना, पर भैया मैंने सुना है फिजिक्स में भी मैथ्स का यूज होता है। मैंने तो ये सुना है भैया फिजिक्स में भी मैथ्स का यूज होता है। तो भैया बिना मैथ्स लिए कैसे करेंगे? मैथ्स का बहुत बेसिक यूज होता है, ठीक है। एक चैप्टर होता है, हम भी तुम्हें करवाएंगे, मिशन जीत में भी तुम्हें करवाया जाएगा। एक एक चैप्टर होता है जिसे कहते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये बच्चे नहीं समझ पाते हैं। बच्चे यही कॉन्ट्राडिक्शन, यही क्या कहते हैं पॉइंट देके मेरे को कहते हैं कि भैया इसलिए तो PCMB ली थी क्योंकि मैथ्स भी आती है फिजिक्स में। एक चैप्टर है बेसिक मैथमेटिक्स, 3-4 घंटे का चैप्टर है बस। मिशन जीत में करवाएंगे तुम्हें, तुम टेंशन मत लो। अगर तुमने खाली ये पढ़ लिया ना, तो इस बेसिक मैथमेटिक्स में वो सारी मैथमेटिक्स कवर हो जाएगी जो कि फिजिक्स में लगने वाली है। तो मतलब बस 3-4 घंटे की थोड़ी सी मैथमेटिक्स सीखनी है, वो मैथमेटिक्स हम तुम्हें सिखा देंगे, तुम फिजिक्स के लिए रेडी हो जाओगे। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इसलिए मैथ्स अलग से नहीं लेनी। क्या करना है? बेसिक मैथमेटिक्स का जो लेक्चर पढ़ाया जाएगा मिशन जीत में वो पढ़ना है। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बहुत बढ़िया।
तो फिजिक्स में हम इस तरह की चीजें पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी तुमने पढ़ी है 12th में, तुम वैसी ही एक इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा बड़ा रूप पढ़ोगे, है ना। आपने वो पढ़ा है कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा है ना, वो थोड़ा सा और एडवांस लेवल का पढ़ोगे, है ना। आप क्या कहते हैं स्ट्रिंग के बारे में पढ़ोगे, आप पानी के बारे में पढ़ोगे, है ना। उसके अंदर भी अलग अलग चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप पढ़, गैसेस के बारे में पढ़ रहे, तो ये सारी चीजें हैं जो कि आप पढ़ रहे होगे। क्लियर है जी, क्लियर है। ये हो गया फिजिक्स के बाद। मैं तुम्हें जस्ट थोड़ा सा ऐसे ओवरव्यू दे रहा हूं, बेसिक बेसिक कि क्या क्या तुम पढ़ने वाले हो। अब अगर मैं बात करूं तुम्हारे केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री क्या क्या है ना, 3 पार्ट हो जाते हैं। केमिस्ट्री 3 भागों में डिवाइड हो जाती है। एक भाग होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक भाग होता है फिजिकल केमिस्ट्री, और एक भाग होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक और एक फिजिकल, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हो गया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया जो केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हो तुम, है ना। सबसे पहले चैप्टर 10th में पढ़ा था ना, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पढ़ रहे हो अभी तुम एग्जाम के लिए। उन्हीं की बहुत सारी इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं, है ना। ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे। ये होती हैं रिएक्शंस जो होती हैं सारी, वो ऑर्गेनिक में पढ़ाई जाती है। जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूं। फिजिकल में मोल कॉन्सेप्ट, 9th में पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट को ही अपन बहुत आगे तक पढ़ रहे होंगे, मतलब 2 साल अपन मोल कॉन्सेप्ट के आगे 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 करके बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत इसमें कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती है, वो कैलकुलेशंस भी यहाँ पे कवर हो जाएंगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स है ना, उनके बारे में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी भी जो है, बायोलॉजी भी आपकी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक होती है आपकी जूलॉजी और एक होती है आपकी बॉटनी, ठीक है। जूलॉजी, जू मतलब एनिमल, है ना। जू में तो एनिमल्स ही होते हैं, तो अपन इस तरह से मतलब बोल सकते हैं। तो इसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं और बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी भी आपकी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है 11th में जाने के बाद, ठीक है जी। तो फिजिक्स बता दिया मैंने, केमिस्ट्री बता दिया मैंने, बायोलॉजी बता दिया मैंने, इंग्लिश तो चलो तुम्हें पता ही है बचपन से, और फिजिकल एजुकेशन में दौड़ना भागना सब सीखते हैं। कंप्यूटर साइंस में हम कंप्यूटर के बारे में कोडिंग वगैरह थोड़ी बहुत सीखते हैं, बेसिक लेवल की। ये हो गया आपका स्ट्रीम सिलेक्शन। जो बहुत बड़ा एक डाउट होता है बच्चे को कि भैया मेरे को भैया नीट के एग्जाम की तैयारी करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए। मैंने बता दिया तुम्हें कौन कौन से सब्जेक्ट तुम्हें लेने चाहिए। तो अब क्या होगा, मैं तुम्हें तुम्हारी जर्नी के साथ लेते हुए चल रहा हूं। तो तुमने जी 10वीं के बाद अपने अच्छे एग्जाम के स्कोर करे, स्कोर करने के बाद तुम्हारा रिजल्ट आया, तुमने स्ट्रीम सेलेक्ट करा, स्ट्रीम सेलेक्ट करने के बाद तुमने 11वीं में एडमिशन ले लिया। ये सारी स्ट्रीम तुमने सेलेक्ट करी, ये सारे सब्जेक्ट तुमने सेलेक्ट करे, और सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद 11वीं में तुमने एडमिशन ले लिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब पूरी 11वीं और पूरी 12वीं, क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना, पूरी की पूरी 11वीं और 12वीं आप अच्छे से इंटेंसिव तरीके से क्या कर रहे होगे, नीट की प्रिपरेशन कर रहे होगे, नीट की प्रिपरेशन कर रहे होगे। पूरी 11वीं और 12वीं आपके साथ हम नीट की प्रिपरेशन करवा रहे होंगे। इस बीच में बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, मैं तुम्हें आज लिख के देता हूं। मैं तुम्हें बोलता था ना, 11वीं एक बहुत बड़ा जंप होता है, 10वीं से 11वीं एक बहुत बड़ा जंप है। 11वीं से 12वीं तो बच्चे समझ जाते हैं, आदत हो जाती है कि हाँ यार बहुत परेशानियां झेल ही ली हैं, बहुत दर्द सहन कर ही लिए हैं, तो 11वीं से 12वीं में तो क्या ही दिक्कत होगी। पर 10वीं से 11वीं का जो जंप होता है, ये बहुत बड़ा जंप होता है। 11वीं जो होती है ना, ये जो क्लास है ना, इतनी बदनाम क्लास है, ये इतनी परेशानदायक क्लास है, ये इतनी डरावनी भयानक क्लास है, जिसमें आधे से ज्यादा बच्चे जो है यही दम तोड़ देते हैं। क्यों दम तोड़ देते हैं? मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें सिर्फ अवेयर कर रहा हूं, मैं तुम्हें एज अ बड़ा भाई अवेयर कर रहा हूं, हर पॉइंट पे खड़ा हूं तुम्हारे साथ। आज यहां पे लिख के ले लो, मैं यहां पे तुम्हें वादा करता हूं हर एक चीज में खड़ा हूं, हर एक चीज में, बशर्ते तू भी मेरे साथ हर जगह खड़ा है, तू भी मेरे साथ हर जगह खड़ी है, तू मेरे पे ट्रस्ट कर रही है। दिक्कत ये होती है, क्या होता है, बच्चे क्या है ना, डिफरेंट डिफरेंट लोगों पे भागना शुरू करते हैं। ये सुना 2 दिन फिर इस पे भागेंगे, फिर 2 दिन इस पे, फिर अब ये आ गया इसकी बात, एक को चुन लो, एक को पकड़ लो। मैं जरूरी नहीं कर रहा हूं मेरे को, मेरे अलावा कोई और तुम्हें बेहतरीन लगता है, मेरे से अच्छा कोई लगता है, जाओ, पर किसी एक के पास, मुझे किसी से इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मिशन जीत के साथ हो या फलाना के साथ हो, मुझे इससे फर्क पड़ता है कि तेरा नीट में अच्छी रैंक आनी चाहिए और तेरे को मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए।
मेरे को इस चीज से फर्क पड़ता है। किसी से भी पढ़, कहीं से भी पढ़, नहीं कह रहा हूं मैं मिशन जीत से पढ़ियो, मत पढ़ियो बिल्कुल भी। तेरे को लगता है यहां से अच्छा कुछ और है, वहां से पढ़ियो। एट द एंड तेरे को बस ये दिमाग में रखना है कि तेरा एडमिशन होना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? और अगर तू मेरे पे विश्वास करेगा तो मैं ये वादा करता हूं तेरा ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगा, 1% नहीं तोड़ूंगा, ये भरोसा नहीं तोड़ूंगा। हर चीज जी जान लगा दूंगा अपनी मिशन जीत में, नीट की तुम्हारी तैयारी के लिए। इस 11वीं में जितनी भी तुम्हें परेशानियां आएंगी, अरे बहुत सारी आती हैं यार, सिलेबस इतना बड़ा हो जाता है। मैं खुद 11वीं मेरी बर्बाद थी, इतना सिलेबस ज़्यादा हो जाता है, समझ नहीं आता है, टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, है ना, बच्चा डिप्रेशन में आ रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है, मोटिवेशन नहीं मिल पा रही है यार, क्यों, कैसे कैसे इन बैकलॉग्स को खत्म करूं। वो गाइडेंस देने के लिए कोई है ही नहीं, वो तरीके से बताने के लिए कोई है ही नहीं। सबको बस इस चीज की पड़ी है, सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं, सिलेबस कंप्लीट करवा के बैच कंप्लीट हो गया। अरे तुम्हारा तो बैच कंप्लीट हो गया, उस बच्चे का कोई हुआ है? उस बच्चे का तो सिलेबस बचा हुआ है ना, उस बच्चे के तो बैकलॉग बन गया ना। उसको तो बता दो एटलीस्ट पढ़ना कैसे है, उसको तो बता दो एटलीस्ट तैयारी कैसे करनी है। एटलीस्ट ये जो तुमने इतना बड़ा पहाड़ दे दिया 11वीं का, इस 11वीं के पहाड़ को सहन कैसे करना है ये तो बता दो। वो बताने के लिए तेरे शोभित भैया खड़े हैं। तो ये जो 11वीं है ना, 11वीं से 12वीं आसान रहती है, 12वीं ईजी है। 10वीं 11वीं जो है ना, ये 11वीं में तुम्हें दिक्कतें आएंगी। और वो सारी दिक्कतें, चाहे वो बैकलॉग्स हो जाएं, चाहे वो तुम्हारी मॉड्यूल्स हो जाएं, चाहे तुम्हें टीचर में किसी में दिक्कत आ रही है, मैं खड़ा हूं चेंज करूंगा, मैं खड़ा हूं चेंज करूंगा। आज तुम्हें लिख के देता हूं, हर चीज में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 11वीं 12वीं आपकी जो है ये पूरी नीट की प्रिपरेशन में जा रही होगी, पूरी नीट की इंटेंसिव ट्रेनिंग होगी आपकी। 11वीं में आप अच्छे से पढ़ोगे। अब क्वेश्चन ये आता है बच्चों का कि भैया ठीक है, ये सब तो हो गया, ये सब तो हो गया, क्वेश्चन आ रहा है भैया स्कूल का क्या, स्कूल के एग्जाम्स का क्या होगा भैया? देखो मेरी जान, इस लेवल की तैयारी कर रहे हो ना, मैं बिल्कुल तुम्हें हार्श डायरेक्टली बोल रहा हूं, मैं नहीं डर रहा हूं कुछ भी बोलने से। अगर इस लेवल की तैयारी कर रहे हो ना, तो इस लेवल का तो क्रैक कर ही लोगे। हाँ, अगर इस लेवल की तैयारी में दिक्कत है, इस लेवल की तैयारी में तुम ढीलापन छोड़ रहे हो, फिर तो स्कूल भी नहीं हो पाएगा। मैं जब अपनी 11वीं 12वीं में था, जब मेरे 12वीं का बोर्ड का एग्जाम आया था, तो मेरे पास मात्र 1 महीना था बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए। 1 महीना भी मेरे को ज्यादा लग रहा था, मेरा तो 10 दिन में हो गया थी तैयारी। फिजिक्स में आई स्कोर 92, मैथ्स में आई स्कोर 95, मैं जेई की तैयारी कर रहा था तो मैथ्स मेरे पास थी, मैथ्स में आई स्कोर 95, केमिस्ट्री में आई स्कोर 90 के अराउंड, बहुत अच्छा स्कोर आ गया था। मेरे को 100/100 लाने भी नहीं थे, मेरा तो मेन गोल यही था, 75% से ऊपर आ जाए बहुत है ना। तो मैं वही बोल रहा हूं तुम्हें, अगर तुम इस लेवल की तैयारी कर रहे हो तो स्कूल लेवल तो होता रहेगा, उसकी टेंशन मत लो। और मिशन जीत में भी मैं तुम्हें यहाँ पे आश्वासन देता हूं, मैं तुम्हें यहाँ पे गारंटी दे रहा हूं, साथ साथ में वो टीचर जो भी हम लाएंगे, जो भी हम बेहतरीन टीचर लाएंगे, एक एक ऐसा टीचर सेलेक्ट कर रहे हैं, एक एक ऐसा व्यक्ति सेलेक्ट कर रहे हैं, तुम देख के कहोगे कि हाँ यार भैया आप लगे हो सही में इस मिशन पे, आप दिख रहा है। वो टीचर भी, वो जो आपके सामने वो भैया दीदी जो भी हैं, वो खड़े रहेंगे और वो आपको साथ साथ में स्कूल एग्जाम के लिए भी गाइड कर रहे होंगे। तो स्कूल एग्जाम इज नॉट डिफिकल्ट, वो तुम्हें इतना बड़ा टेंशन नहीं दे रहा होगा। उसके लिए मैं खड़ा हूँ, उसके लिए शोभित भैया खड़े हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ कहते ना प्रबंध मैं कर दूंगा, तो उसकी टेंशन मत लेना। फोकस करो इस पे, इसका जो होगा ना, इसकी पूरी तैयारी पे फोकस करना है हमें। अरे क्लियर है, क्लियर है मेरी बात, क्लियर है मेरी बात। अच्छा, अब आ जाते हैं, अब आ जाते हैं नीट एग्जाम पे कि भैया चलो ठीक है, 2 साल तैयारी कर ली। अब ये जो नीट एग्जाम होता है किस तरह से होता है, क्या होता है इस एग्जाम में, थोड़ा नीट एग्जाम के पेपर के बारे में तो बता दो। तो नीट का जो पेपर होता है, उस पेपर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, उस पेपर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो मेरी जान, देखो मेरी जान, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ये एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, पूरा का पूरा एमसीक्यू पेपर होता है। आपके पास 4 ऑप्शंस आएंगे, 4 ऑप्शंस में आपका +4 होता है, अगर आप करेक्ट करोगे, इनकरेक्ट करोगे -1 होता है, छोड़ दोगे तो कोई नंबर नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। +4 -1 होता है, ठीक है। आपका ये ऑफलाइन एग्जाम होता है ना। ऑफलाइन एग्जाम का मतलब, ऑफलाइन एग्जाम का मतलब आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे, वहां पे OMR शीट होगी, OMR शीट पे आपको भर के करना होता है, ठीक है जी। कौन करवाता है भैया ये एग्जाम? ये एग्जाम पहले तो CBSE वगैरह भी करवाते थे, अब ये NTA करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये करवाती है। कितने नंबर का होता है भैया ये एग्जाम? 720 नंबर का होता है भैया ये एग्जाम, 720 मार्क्स। भैया 720 मार्क्स कैसे कैसे डिवाइड होते हैं, सुन लो मेरी बात। आपका फिजिक्स केमिस्ट्री ये दोनों के दोनों 180 मार्क्स के होते हैं, ये दोनों 180 मार्क्स के होते हैं। बायोलॉजी तो इंपॉर्टेंट है, तो बायोलॉजी सबसे ज्यादा नंबर की होती है, जो कि आपकी 360 नंबरों की। तो ये सारे इन टोटल मिला के 720 मार्क्स हो जाते हैं,
अब आपके दिमाग में आएगा भैया 720 में से कितने लाने चाहिए। साल दर साल कट ऑफ बढ़ रहा है, साल दर साल कंपटीशन भी बढ़ रहा है। अब देखो 22 लाख बच्चे बैठे हैं यार। कहा जाता है जेईई नीट एग्जाम्स आर नॉट एग्जाम जिसमें आप सिलेक्शन देखते हो, जो वहां पे लोग बैठे हैं वो सिलेक्शन नहीं देखते, वो रिजेक्शन की सोचते हैं कि कौन है चलो रिजेक्ट, कौन है चलो रिजेक्ट। अगर अब मैं जितने मेरे दोस्तों से बात हुई है जो एम्स और मेडिकल कॉलेजेस में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, उनका तो यही कहना है भाई 650 से ऊपर मार्क्स जो है, 600 650 से ऊपर मार्क्स जो है टारगेट करने पड़ेंगे अगर आप उस चंक में आना चाहते हो 50-60 हज़ार वाले। मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। 2 साल है हमारे पास, 2 साल है हमारे पास, कर लेंगे, हैं 2 साल हमारे पास, कर लेंगे। ठीक है, बस डेडिकेशन चाहिए, ट्रस्ट चाहिए तुम्हारा। वो ट्रस्ट मैं नहीं तोड़ूंगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं, मैं लिख के दे सकता हूं। बस इस चीज को समझ लेना, इस चीज को समझ लेना कि जो बोला जा रहा है बस उसको लकीर मान के करते जाओ। ठीक है, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने तुम्हें बता दिया। भैया कितने घंटे का एग्जाम होता है भैया? ये 3 घंटे का एग्जाम होता है मेरी जान। 3 घंटे आपको मिले जाते हैं, 3 घंटे में आपको ये पेपर सॉल्व करना होता है। ठीक है, कब होता है भैया? भाई जैसे तुम 12वीं हो जाती है, 12वीं के बाद ये मई में आपका एग्जाम होता है, मतलब डेट निकलती है, डेट के हिसाब से आपका एग्जाम होता है। उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाता है, तो वो सब 12वीं के टाइम पे भरवाया जाएगा। अभी उसकी टेंशन नहीं लेनी है हमें। अभी तो हमें 10वीं के बाद जो हम स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हैं, और स्ट्रीम सेलेक्ट करने के बाद 11वीं जो है, उस 11वीं की टेंशन लेनी है। मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूं, ये सारी चीजें सेकेंडरी हैं। ये सारी की सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं यहां पे, ये सारी की सारी चीजें सेकेंडरी चीजें हैं। इस पॉइंट पे अगर तुमसे कोई मेरे से कोई पूछे कि इस पॉइंट पे बच्चे को क्या फोकस करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अगली जो 11वीं आ रही है ना, इस 11वीं पे फोकस करना है। इस 11th को अगर तुमने फोकस करके अच्छे से कर दिया ना, 1-2 साल है यार, ये सारी चीज़ें तो समझ जाएंगे। अभी तो ये तो बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें बताई, इसमें भी बहुत बहुत डीप है ना। आपका बायोलॉजी भी, जोलॉजी और बॉटनी आ जाती है, उसका भी 180। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं, ये विद टाइम हम समझते रहेंगे। मैंने तो तुम्हें बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया कि अगर तुम डॉक्टर बनना चाह रहे हो इंडिया में, है ना, तो तुम्हें नीट एग्ज़ाम का टारगेट रखना है, नीट एग्ज़ाम को क्रैक करना है, और अच्छे नंबरों से क्रैक करना है, अच्छी रैंक से क्रैक करना है। मेरी तरफ से, मिशन जीत की तरफ से तुम्हें जो गाइडेंस चाहिए, जो चाहिए, तुम कमेंट सेक्शन में लिखो। मैं 24/7 खड़ा हूं तुम्हारे साथ। अब ये एक मिशन है, ठीक है। अब ये क्या है ना, जब तुमने देखा होगा जिस दिन हमने मिशन जीत का लॉन्च करा था, अब ये ईगो की बात है। अब क्या है ना, इन्होंने पर्सनल अटैक करा। मैं दिखाऊंगा कि कैसे बच्चों को बेस्ट से बेस्ट तैयारी कराई जाती है। मैं दिखाऊंगा कैसे बच्चों को हर एक प्रॉब्लम्स और ये गंदे कामों के अलावा नॉर्मल तरीके से भी एक अच्छा टीचर बन के भी पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जो चाहिए मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं हर चीज़ के लिए रेडी हूँ, मैं हर चीज़ करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना पूरा देने के लिए तैयार हूँ। जितना कमाया सारा लगाने के लिए हम तैयार हैं। तुम्हारा सिलेक्शन चाहिए मुझे बस। तुम जो सपना लेके बैठे हो, तुम्हारा जो मन में है, तुम्हारे जो पेरेंट्स सपना लेके बैठे हैं कि मेरे बच्चा, मेरा बच्ची डॉक्टर बन जाए, मेरे बच्चे वो सफ़ेद कोट पहन ले, उस सपने के लिए मैं लगा हुआ हूँ। अब मैंने अपनी जीवन लगा दिया है बस अब। ठीक है, तुम्हारी तरफ से जो सपोर्ट की नीड है बस वो देते रहना यार। हाँ, लग जाओ, अब लग जाना बस। ठीक है, 10वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम दो, 10वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद मिशन जीत खड़ा है तुम्हारे लिए। बस मैं वो ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, गारंटी देता हूँ वो नहीं तोड़ूंगा। तुम्हारी तरफ से बस डेडिकेशन चाहिए होगी, तुम्हारी तरफ से बस ये चाहिए होगा। एक बेसिक सी चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुनना, आखिरी पॉइंट बता रहा हूँ। बच्चे क्या होते हैं ना, 11वीं में जाते ही ये सोचने लग जाते हैं कि यार मैं ये भी कर लेता हूँ, ये बुक भी कर लेता हूँ, वो बुक भी कर लेती हूँ, इस कोचिंग में भी एडमिशन ले लेता हूँ, उस कोचिंग का मॉड्यूल भी ले लेता हूँ। तुम देखोगे ऐसे ऐसे तुम्हारे आसपास सारे जीव जितने भी हैं, जितने भी जीव जंतु तुम्हारे आसपास नीट के एस्पिरेंट होंगे, सब यही कर रहे होंगे। 99% बच्चा यही कर रहा होगा, 100 जगह भाग रहा होगा। मैं तुम्हें, ये उस बच्चे ने बोला है जिसकी रैंक 200-300 रैंक थी, एम्स में उसका एडमिशन होता, उस बच्चे ने बोला ये कि अपने गुरु को, जो आपका टीचर है, उसकी बातों को लकीर मान लो। जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जो होमवर्क दिया जा रहा है, बस इतना भी कर लोगे ना, तो तुम उन 99% भीड़ से आगे होगे। मैंने तुम्हें बिल्कुल आसान तरीका बता दिया है क्रैक करने का, बिल्कुल आसान। जो मास्टर हैं, जो टीचर हैं, उन पे कहीं भी पढ़ रहे हो, मैं फिर बोल रहा हूं तुम्हें, मैं यहां पे बेचने नहीं आया हूं यार। क्या बेचूं, अभी तो कुछ है ही नहीं। क्या बेचूं, अभी तो कुछ है ही नहीं। अभी तो टीचर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अभी तो सब इनिशियल लेवल पे है, सबकी तैयारी चल रही है।
मैं तुम्हें बस ये बताना चाहूँ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, कहीं और जाओ, तीसरी जगह जाओ, ऑफलाइन जाओ, जहाँ भी जा रहे हो जाओ, बस जहाँ भी जा रहे हो उस पर 100% ट्रस्ट करना, उसको पूरा गुरु मान के अगले 2 साल समर्पित कर देना। अगले 2 साल बाद तुम देखोगे तुम इन 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 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बैठे हो, इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बैठे हो। बस जितना जितना बोला जा रहा है टीचर, बस उतना उतना करते रहो यार, बस उतना उतना करते रहो। हमारे मास्टर कहते थे कि अगर आपको उसके बाद भी एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, मतलब आप वो सही से नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो ही बहुत ज़्यादा होता है यार। रेगुलर नोट्स रिवाइज करने, रेगुलर डीपीपी करने, रेगुलर मॉड्यूल करने, रेगुलर टेस्ट अटेम्प्ट करने, रेगुलर सैंपल पेपर्स करने, रेगुलर होमवर्क करना, रेगुलर बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर उतना भी कर लोगे ना रोज का, तो तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा ही नहीं। एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा नहीं तो 100 चीज़ों के बारे में सोचोगे नहीं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो। कुछ और चीज़ चाहिए मेरे को बिल्कुल बताना कमेंट सेक्शन में, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है जी, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा होगा, पक्का अच्छा होगा। शोभित भैया, मिशन जीत तुम्हारे साथ खड़ा है। इस जंग को जीतने के लिए मिशन जीत तुम्हारे साथ खड़ा है। गुड नाइट, टेक केयर। खाना खा लो, अभी मैं भी खाना खा लेता हूँ।